अरे हो जा। अच्छा, कल हम लोगों ने 6.3 का इंट्रो पार्ट किया था, तो जब इंट्रो पार्ट किया तो आपको लाके मैंने ये बात बताई थी कि ये चीज़ आपको घर से करके आनी है। क्या कि चैप्टर 6 के एंड में लिखा गया है कि कोई भी दो ट्रायंगल जो होते हैं उनको RHS प्रॉपर्टी से भी आप सिमिलर दिखा सकते हैं, समझ में आएंगे धीरे धीरे। लेकिन पूरे NCERT में, नॉट NCERT, RD शर्मा उठा लेना घर पे आके, RS अग्रवाल उठा लेना, वो भी छोड़ दो, एग्जाम्पलर उठा लेना, उसे भी हटा दो, सुल्तान चंद उठा लेना, ये जितनी बढ़िया बढ़िया बुक है किसी में भी RHS का जिक्र नहीं हुआ है कहीं पर भी, ठीक। लेकिन NCERT कहती कि भाई साहब RHS भी दो ट्रायंगल में RHS दिखाकर भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया जा सकता है। जब दिखाया जा सकता है तो RHS सिलेबस में क्यों नहीं है? क्या ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता है? बनता है ना कि या तो चलो RHS होता ही नहीं, पूरे सिलेबस में कहीं जिक्र नहीं है, एंड में आके बोल दिया कि भाई साहब RHS भी होता है, तो ऐसा क्यों? ठीक, तो आज मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा है NCERT ने सबसे एंड में। NCERT में किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के ये केवल 4 क्राइटेरिया बताए गए, AA, AAA, SAS और SSS, ठीक है। RHS जो होता था कॉन्ग्रुएंसी में होता था, तो तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर RHS क्या सिमिलैरिटी में भी होता है? तो पूरी NCERT, RD शर्मा सब कुछ आप कर लेंगे, कहीं RHS आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन NCERT में लास्ट में सबसे लिख दिया। तो पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि RHS होता है, दो ट्रायंगल को RHS की क्राइटेरिया से भी सिमिलर दिखाया जा सकता है, पक्की बात है। और ये सिलेबस में है, सिलेबस में भी है, और आप इससे क्वेश्चन करके आएंगे, आपको मार्क्स भी मिलेंगे। जब सर इतना सब कुछ है, सिलेबस में भी है, मार्क्स भी हमको मिल रहे हैं, फिर पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? दिमाग में बनता है ना क्वेश्चन ये, यस और नो? ईमानदारी से सोचो कि ये बात है, सिलेबस में भी है, मार्क्स भी मिलेंगे, सिलेबस में क्यों नहीं है? पढ़ाया क्यों नहीं गया मतलब? तो पहले तो जान लो कि RHS कहता क्या है। ये कहते हैं कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल लो आप, ठीक है, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल, और इस तरीके से लेने हैं कि उनके हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, और अब हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, कोई भी दो साइड बची, इनमें से किसी भी एक साइड को ले लो, इसको ले लो या फिर इसको ले लो। सपोज आपने इसको लिया, इसका रेशियो उसकी किसी एक साइड के रेशियो के बराबर है, तो देखो 5 का डिवाइड करो भाई 15 के साथ, आंसर कितना आया? 1/3। और 3 का डिवाइड आप करो 9 के साथ, आंसर कितना आया? 1/3। और राइट एंगल 90 इसमें भी है, 90 इसमें भी है, तो देखो ये साइड और ये भी साइड और एक एंगल 90 बोलो तो राइट एंगल। लेकिन जो 5 वाली साइड है, क्या इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं? बोलते हैं ना, तो इसको भैया मैं क्या बोल दिया, है तो साइड ये भी, लेकिन एक स्पेशल नाम दे दिया, क्या? हाइपोटेन्यूज। तो RHS अगर ऐसा है, दो ट्रायंगल में अगर उनके हाइपोटेन्यूज का रेशियो और कोई भी एक साइड का रेशियो बराबर है और एक एंगल 90 है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर। अगर ये सिमिलर हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल, और इनके तीनों साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। ये RHS होता है। क्लियर है जी? सर सिलेबस में क्यों नहीं है? अब जान लो ये सिलेबस में क्यों नहीं है। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा 9th क्लास में जाके एक चीज़ बताते हैं आपको, देखो, और 9th में क्यों, 10th में बताते हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल A से सिमिलर हैं, तो ये पक्की बात है कि वो AAA से भी सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हैं किसी दूसरे से, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, इसका ये एंगल 60 है, ये 70 है, ये 60 है, ये तो पक्की बात है, ये तो एंगल बराबर ही होंगे, तो AA और AAA लगभग एक ही तो होता है। चलिए जी, अच्छा, अब सर अब बता दो, ज़्यादा सस्पेंस मत रखो कि RHS सिलेबस में क्यों नहीं है ना। चलिए अब जान लो क्यों नहीं है। क्योंकि RHS और SAS एक ही बात है। RHS वही तो हम कह रहे थे। किसने बोला ये? किसने बोला? कब बोला? अच्छा, SAS और RHS एक ही बात होती है। जब एक ही बात है तो किसी एक को पढ़ा दो, ठीक है, किसी एक को पढ़ा दो,
क्या बात आई समझ में? तो पहले तो ये जान लो कि RHS और SCS एक ही बात सर कैसे होती है। अब ये देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये साइड 5 है, ये साइड 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पक्की बात क्या आएगी? 4 आएगी ना भाई साहब। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये मान लो x था तो x का स्क्वायर, 25 से 9 गया 16, x स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब साइड कभी नेगेटिव नहीं होगी तो x क्या आ गया 4, ये साइड कितनी आ गई? ऐसे ही पाइथागोरस से आप इसको निकालो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, माइनस करो 144 आया, और 144 का क्या होगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बात सुनो, क्या AB और PQ का रेशियो कितना भाई साहब बताओ? 1/3। और AC और PR का रेशियो कितना है? 1/3। और ये एंगल देखो बीच में आ रहा है, मतलब इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो बराबर है, और ये दोनों में एंगल भी बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसे भी तो हो रहा है। यस और नो? कहने का मीनिंग क्या है? जो क्वेश्चन RHS से होता है वो SCS से भी हो जाता है। किससे हो जाता है? SCS से भी हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि जब यार मैंने बच्चों को SCS पढ़ा दिया है तो क्यों RHS बताएं इनको? क्यों RHS नाम की चीज़ बताएं? जो चीज़ RHS से हो रही है वही SCS से हो रही है, तो इन्होंने SCS पढ़ा दिया। हाँ, अगर ये RHS पढ़ाते तो ये SCS हटा देते। क्लियर है? तो SCS, लेकिन एज अ टीचर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि जब इन्होंने SCS पढ़ाया, ठीक है, तो वहाँ ये और बोल देते कि भाई SCS से सॉल्व कर दो या RHS से सॉल्व कर दो, उसी समय बोल देते। फिर ये एंड में जो इन्होंने ये नोट लिखा, ये सस्पेंस नहीं होता बच्चों के लिए इतना ना कि भैया ये क्वेश्चन SCS से भी होगा और ये RHS से भी हो जाएगा। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया वो भी जान लो। ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि RHS जो है ना वो बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी में हमको पढ़ाया जा चुका है। पहले हमको RHS पता है, SCS भी हमको अच्छे से पता है, लेकिन जब प्रूफ हुआ था, अभी तो इनके मैंने प्रूफ नहीं बताया ना, अभी आपको मैंने चारों का प्रूफ नहीं बताया है कि AA कहाँ से आ गया, AAA कहाँ से आ गया। तो इन्होंने जब प्रूफ किया तो SCS का सबसे पहले प्रूफ किया, SCS का, तो SCS प्रूफ हो गया। बाद में पता लगा था कि यार ये RHS से भी हो जाएगा, तो RHS को इन्होंने ऐसा करेंगे, बच्चों से बोल देंगे कि ये क्वेश्चन RHS से भी हो जाएगा। अब एक बात जान लो कि अगर सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, ये इस तरीके से इतना क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए और बोलेंगे कि भैया प्रूफ करो कि ये सिमिलर है या नहीं, तो आपने क्या किया? प्रूफ कर दिया इसे। किससे? RHS से। अब दिमाग में आ रहा है कि सर हमको मार्क्स मिलेंगे या फिर हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसके दो आंसर हैं, जान लो। और यही कर गया ना जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। RHS सिलेबस में है, चिंता मत करो, आपको केवल इतना काम करना है, अगर ये क्वेश्चन आपने RHS से किया, ठीक है, वहाँ करने के बाद एक इम्पोर्टेंट नोट लिख देना। ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि RHS मेथड हैज़ बीन मेंशन्ड इन चैप्टर 6। इतना जरूर लिख के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड की कॉपी, वैसे तो ऐसा माना जाता है बोर्ड की कॉपी जो चेक करते हैं भैया सबको पता होगी नॉर्मल, लेकिन फिर भी काफ़ी केस मैंने ऐसे देखे कि किसी स्कूल में टीचर नहीं है तो उन्होंने किसी को भी भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे तो आंसर शीट मिलती है, वो केवल उसी आंसर शीट से ही चेक करते हैं। यस और नो? तो क्या पता उनको नहीं पता हो, तो बस एक ही नोट जरूर मेंशन करके आना कि NCERT में ये चीज़ मेंशन है चैप्टर 6 में, तो वो टीचर तुरंत, अगर जिसको नहीं पता होगा वो देखेगा और देखेगा, बोले हाँ यार ये तो आज बच्चे ने हमको नई बात बताई है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। अदरवाइज क्योंकि RHS से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, SCS से आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ी, और ये तो चलो सिंपल थे, अगर सिंपल नहीं होते तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत टफ, फिर आप SCS से करते। अगर टाइम नहीं है, अगर आपको लगे कि हाँ यार टाइम की दिक्कत है, टाइम नहीं है, तो RHS से करके आ जाना। अगर लगे बाकायदा प्रॉपर टाइम है, क्योंकि रिस्क नहीं लो, क्योंकि हमारी कॉपी जा रही बाहर, पता नहीं टीचर किस मूड से बैठा है, पता नहीं घर से लड़ाई करके आया होगा, बहु पिट के आए होंगे, कुछ हो जाता ना, पर्सनल अपने मैटर है। तो हम चाहते हैं कि उनको पूरा सॉल्यूशन हम दें जहाँ टीचर को कुछ भी देखना नहीं पड़े। ऐसा बताया जाता है, आपके स्कूल में बताया जाता होगा कि कॉपी बोर्ड में ऐसी लिख के आओ कि टीचर्स को कुछ नहीं आता। एक हिंदी वाला भी टीचर अगर चेक करने बैठे तो उसको सारा समझ आए कि आप कर क्या रहे हो। कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग क्या है, बहुत से जो होशियार बच्चे, जैसे मान लो ये आ गया,
तो जो होशियार बच्चे वो सीधे लिख के आ जाएंगे x इक्वल्स टू 1। अब हिंदी वाला बैठ गया, मान लो इम्पॉसिबल बात है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने एक स्टेप इसका खा लिया, ये 2 को इधर माइनस में लेके गए, फिर 2 से डिवाइड, इतना फास्ट मत करो वहाँ पे, ठीक है। तो ये बोर्ड में हिसाब सा बोला कि भैया कॉपी ऐसे लिख के आओ कि जैसे सामने जो बंदा कॉपी चेक कर रहा है उसको कुछ नहीं आता, ब्लैंक है वो सब आपके स्टेप को देखकर ही पता लग रहा है, अच्छा ऐसा भी होता है, टीचर सोच रहा है अच्छा ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा टीचर को फील हो दिमाग में। अगर तुम ये लेके गए टीचर को तो सब आता है, हम तो ऐसे ही लिखते हैं टीचर समझ जाएंगे, नहीं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो ये कोशिश करना, अगर आप RHS से कोई भी क्वेश्चन करके आते हैं मेरे भाई, तो आप वहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट जरूर लिख के आना, ठीक है, कि RHS मेथड हैज़ बीन मेंशन्ड इन द एंड ऑफ द चैप्टर 6 इन NCERT बुक, इतना आप लिख कर आएंगे, ठीक है। समझ में आया RHS को मेंशन बाद में क्यों किया। और देखो इसके नीचे और लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उन्होंने RHS से ही सॉल्व किया है। अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री भी आपने नहीं पढ़ी है, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा ना तब ये चीज़ दोबारा डिस्कस होगी। हाँ देखो उन्होंने सही बोला था कि भाई RHS का यूज़ होता है, और एग्जाम्पल भी उन्होंने बताया। क्या समझ गए आप लोग। अब दूसरी चीज़, हाँ है ए क्या होता है बेटा, दूसरा एंगल बता दो। अब मतलब अभी पिटोगे, लाइव पिटोगे या पॉज करके यहाँ पीटने, मतलब ये कौन सी बात है यार कि दूसरा फाइंड नहीं कर सकते, करने को तो आप तीनों फाइंड कर सकते हो, फाइंड कैसे करोगे यार। हाँ बताओ। अगर RHS मतलब ये दे रखा है 90 डिग्री एंगल, तो एक्सेस से तो हो सकता है ना। किससे? एक्सेस। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अरे ये तुमने ठीक बोला कि सर ये 4 आ गया, ये अब तो सर RHS से मत करो, SS से कर दो, बिल्कुल कर दो, अब तो हमने फाइंड कर लिया ना, अब तो किसी से भी कर दें। तो SS भी तो सिलेबस में है ना हमारे। लेकिन जो तुमने इससे पहले बात बोली वो तुमने चांटा खाने वाली बोली कि सर AA से हो जाएगा, AA से कैसे हो जाएगा। चलो दूसरा कल आपको डाउट दिया था कि सर ये बोला गया है SAS प्रॉपर्टी में कि जब SAS का मीनिंग क्या हुआ, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। लेकिन अब प्लीज़ कंसंट्रेट हो जाओ कि सर 1 से कम क्यों होता है। अगर आप इस ट्रायंगल को पहले लो, इस ट्रायंगल को बाद में लो, इसका रेशियो ये 15 है और ये कितना है 5 है, तो 5 3 जा 5, आंसर तो 3 आया। अब तो सर 1 से बड़ा हो गया। और NCERT में साफ साफ मेंशन है कि इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। और सही बात भी भाई साहब, 1 से कम ही होगा। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आता ना तो आप 1 से कम ही लिख के आएंगे। जब सर 1 से कम होता है तो यहाँ 3 कैसे यार। और भाई साहब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि रेशियो बोला गया है ना, रेशियो हम इसको पहले लें या इसको पहले लें। जब आप इसको पहले लेंगे तो रेशियो 3 आएगा, जब इसको पहले लेंगे तो रेशियो 1/3 आएगा। NCERT कह रही पहले इसको लो, NCERT में सारी बुक्स कह रही हैं कि इसको लो, आप कह रहे सर हम नहीं लेंगे। जब मैंने कहा नहीं बेटा लेना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब आप कहोगे सर कारण बताओ, क्या बताओ, कारण बताओ। इसीलिए सर हम यहाँ पे आते हैं। जब आप यहाँ पे आते हो इसीलिए तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये चीज़ें बच्चों को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें, क्योंकि नंबर अलग चीज़ है यार, नंबर तो अलग चीज़ है। नॉलेज के लिए पढ़ोगे थोड़ा बहुत और बच्चों से अलग रहोगे। अब देखो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, कोशिश करिए 9th वाले बच्चों से मैंने बनवा लिए थे। आप तो तैयारी करते हो नहीं, बिल्कुल हम ही कर लेते हैं। क्या होता है, कंजूस है 9th वाले, मैंने बोला थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना लेना। चलो 2 ट्रायंगल मैंने दिखाए आपको, वो बराबर हैं। क्या है वो, बराबर। कोशिश करी बेचारों ने बराबर करने की, है नहीं, लेकिन आप इमेजिन करो कि आपस में क्या है, बराबर हैं। आपको मैंने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या बराबर हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या बोलोगे, यस और नो। पक्की बात है ना, जिनकी साइड्स इक्वल होंगी, एंगल इक्वल होंगे, कि ये एक के ऊपर एक रखेंगे तो ओवरलैप हो जाएगा, आपको देखो पीछे वाला दिखेगा नहीं। क्लियर है ना। तो ये 2 ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे ये बोला कि बेटे ये बताओ ये 2 ट्रायंगल क्या हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी का तो दूर दूर तक विचार नहीं आएगा ना भैया। तो अगर नहीं आएगा तो आप क्या, आपके दिमाग में आएगा कि सर हो सकता है कि सिमिलर हो। क्या हो सकता है कि सर, तो एक बात सुना, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट तभी तो दिमाग में आता है जब एक ट्रायंगल छोटा होता है और एक बड़ा होता है। क्या मैं समझा पाया ये बात।
अगर दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे तो सिमिलैरिटी दिमाग में आएगा ही नहीं हमारे। सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि वो कहता है सेम साइज एंड सेम शेप। यहाँ पे क्या है भैया, इनका साइज देखो कितना डिफरेंट है, शेप ठीक है ट्रायंगल है, तो कॉन्ग्रुएंसी दिमाग में आई? नहीं आई ना। क्या आया? सिमिलर। तो सिमिलर का मीनिंग ये पक्का है कि एक ट्रायंगल छोटा होता और एक ट्रायंगल बड़ा होगा। ये तो समझा पाया ना मैं। अब देखो, जब एक ट्रायंगल छोटा होता है और एक ट्रायंगल बड़ा होता है, तभी ये कंसेप्ट आया कि हमेशा छोटे को पहले क्यों लिया गया। अब समझना, जब आप इनका प्रूफ देखेंगे एनसीईआरटी में ही, देखो ये सब एनसीईआरटी में ही गिवन है। नॉर्मल बच्चे लोग करते क्या है कि सीधे जाते हैं एक्सरसाइज 6.3 में और एग्जाम्पल को भी छोड़ देते हैं। उसकी पहले जो थ्योरी होती है वो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता। देखो उसमें साफ साफ बोला गया है कि मैंने क्या किया कि जैसे भाई साहब ये एक ट्रायंगल है, समझना ज़रा ध्यान से, और एक बड़ा ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल होंगे तभी तो कौन ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आएगा। क्लियर है ना। अब उन्होंने प्रूफ कैसे करे, इन चारों के प्रूफ कैसे किए उन्होंने, जाके एनसीईआरटी में देखना बड़े प्यार से। उन्होंने क्या किया कि ये चीज़, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, उठा के पूरा इसके ऊपर रख दिया, उठा के ऊपर। और आप देखोगे एनसीईआरटी ओपन कर लो, कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम दिख रहे होंगे, देख लो एक बार जाके, दिख रहे होंगे ना ऐसे ऐसे। क्या है ये सब? कभी सोचा आपने कि इस वाले ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दिया? समझना। अब देख लो, चलो छोड़ो वो, आप लोग घर पे आके देखना। मतलब किया क्या, ये चारों प्रूफ जो हुए, मैं वीडियो बनाऊंगा इनकी अलग से, बट मैं अभी समझा रहा हूँ कि रेशियो 1 से कम क्यों। छोटे वाले ट्रायंगल को उठा के बड़े वाले ट्रायंगल के ऊपर रखा गया। क्या बात समझ आ रही है? जब इनके प्रूफ हुए ना, जब भी इनका प्रूफ हुआ है, तो हमेशा इस वाले एंगल को कोशिश हुई है कि इसके ऊपर ओवरलैप करने की, ओवरलैप करने की। जैसे सपोज अब मैं आता हूँ इस पे, ए का मीनिंग क्या होता है? अगर दो ट्रायंगल जिनके दो एंगल आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और मैंने कहा ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है। डबल ए का मीनिंग यही तो होगा। अच्छा, अब प्रूव करो कि इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। मैंने उठाया इसको और इसके ऊपर लाके रख दिया, तो ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप हो गया, मान लो इस तरीके से। अब समझना बात को, ये एंगल इसके इक्वल है। अब यहाँ से देखेंगे सारे बच्चे लोग, बड़े प्यार से समझना, मैं बात ही बात में आपको प्रूफ भी बता दे रहा हूँ। डी एंगल किसके बराबर है? ए के गिवन है ऐसा, और ई किसके इक्वल है? बी के गिवन है। डबल ए का मीनिंग क्या हुआ? दो एंगल गिवन है ना। चलो अब मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर कर दिया, तो ये मान लो यहाँ तक आ गया, मतलब ये ई यहाँ पर आ गया और एफ यहाँ पर आ गया। अच्छा, ई किसके इक्वल था? बी के गिवन है, तो ई और बी आपस में इक्वल हो गए। और अगर ई और बी आपस में इक्वल हो गए तो पक्की बात है करस्पॉन्डेंस है ये, और ये करस्पॉन्डेंस है, तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल। तो ये भी तो इसके इक्वल होंगे, यस और नो। और अगर ये पैरेलल है तो क्या इसमें थेल्स थ्योरम नहीं लग जाएगी? लग जाएगी ना। तो थेल्स क्या कहती है कि ए ई अपॉन ए बी ले लो पूरा, और ए एफ अपॉन ए सी, देखो इनकी साइड के रेशियो भी बराबर आ गए। क्लियर है? और आपको पता है अगर ये लाइन इसके पहले होती है तो ये इसके हाफ होती है, अगर ये इसके मिड पॉइंट होते, पता है ये सब। तो कहने का मीनिंग क्या है, जब उन्होंने प्रूफ किया था, समझना बात को ध्यान से, तो हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल की हेल्प ली थी। किसकी हेल्प ली थी? छोटे वाले, क्योंकि प्रूफ तभी हुआ था जब छोटे वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप किया है। तो सबसे पहले साइड किसकी ली गई? छोटे वाले ट्रायंगल। अगर बड़े वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप कैसे कर सकते थे वो लोग? नहीं कर पाए। अब पूरे एनसीईआरटी में देख लो, चारों का प्रूफ ऐसे ही है कि छोटे वाले को इसके ऊपर रखने की कोशिश करी गई है। तो प्रूफ स्टार्ट कहाँ से हुआ? छोटे वाले ट्रायंगल की हेल्प का। इसी छोटे वाले ट्रायंगल को सबसे पहले लिया गया। हाँ, जब प्रूफ हो गए सारे, फिर उसके बाद आप बड़े को भी पहले ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि छोटा तो छोटा ही होता है, छोटे को पहले खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके पीछे लॉजिक, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब इसके प्रूफ हुए थे तो छोटे वाले ट्रायंगल की हेल्प करके इन चारों के प्रूफ हुए थे, तो छोटे वाले ट्रायंगल को हमेशा पहले रखा गया। क्या चमका? इसलिए साइड का रेशियो हमेशा 1 से कम होता है। अब जब प्रूफ सारे हो गए, अब आपके डाउट है कि सर मैं इसको पहले ले लो, बिल्कुल पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, एक रूल बना दिया गया कि जैसे x, y में x हमेशा पहले आता, जरूरी नहीं है ये y भी पहले आ जाएगा। ऐसा 9th क्लास में चैप्टर 3 में मेंशन है।
आप लोग नोट जरूर पढ़ा करो एनसीईआरटी बुक के, सरकारी बुक के नोट में बहुत कुछ अच्छी बातें गिवन होती हैं। वहाँ साफ साफ बोला है एक्स और वाई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप वाई को भी पहले ले लो, लेकिन अब एक रूल बना दिया गया तो इसलिए छोटे को पहले, आप बड़े को भी ले सकते हो, क्यों लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्या दोनों बातें समझ आ गई? पक्की बात है। तो ये थी भैया नॉलेज की बात है। तो ये चॉकलेट तो मेरी हो गई। अब तुमने किस